जय हिंद। आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं का इतिहास चैप्टर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसको अच्छा से आप लोग समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उम्मीद करते कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ नोट्स बनाते जाइएगा। और पढ़ने बैठिएगा तो सीधा ध्यान रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए पढ़ाई पे, क्योंकि एक नज़र हटा तो मिस हो जाएगा बहुत कुछ। तो हम फिगर के अनुसार समझाएंगे, तो इसीलिए इतिहास सबको भारी लगता है, लेकिन एक बार मेरा क्लास कीजिए पूरा शुरू से अंत तक, आपको पता चल जाएगा इतिहास सही में भारी है या आसान है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों का कक्षा 10वीं का इतिहास का अध्याय 3 में एक चैप्टर है जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो अब देखिए, ये अध्याय 3 है, तो हिंद चीन है क्या, तो अब इसको जानना है। तो इसमें हम लोग टोटल 11 गो सिलेबस को, मतलब 11 गो टॉपिक को पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो इस अध्याय में 11 गो टॉपिक है क्या सब। तो उससे पहले पहला टॉपिक आपका है हिंद चीन का इतिहास। पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है हिंद चीन का इतिहास। तो इसके इतिहास जानेंगे तो सबसे पहला बात, पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, हिंद चीन है क्या। हिंद चीन है क्या। तो हिंद चीन सिंपल से अगर हम बोलेंगे, हिंद चीन एक देश है नहीं। हिंद चीन पहले एक देश था, लेकिन अब 3 देश है। तो वो कैसे, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो अब देखिए, हिंद चीन का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर हम हिंद चीन लिख देते हैं, हिंद चीन। तो अब हिंद चीन जो है ये कैसे बना, यहाँ पर देखिए सिंपल सा अर्थ आपको निकलता होगा। हिंद का सीधा सा अर्थ होता है हिंदुस्तान। क्या होता है, हिंदुस्तान। ठीक है, अब आगे चीन का मतलब तो सबको पता है, चीन एक क्या है, देश है। हिंदुस्तान भी क्या है, एक देश है जिसका नाम क्या है, भारत, जिसका नाम इंडिया है। तो अब ये 2 गो देश है, तो दिमाग में तो आता होगा सर दोनों देश को मिलाएंगे तो हिंद चीन बन जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मतलब कि एशिया महादेश है, ठीक है, हम एशिया महादेश है। तो एशिया महादेश में तो आपको एक हम फिगर बनाते हैं, हम भारत का मैप बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये भारत का मैप है, अगर गलती होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब ये भारत का मैप हुआ, तो सिंपल सा आपको कोई क्वेश्चन करेगा, बताइए भारत किस महादेश में स्थित है। तो सबको पता है भारत एशिया महादेश में अवस्थित है, लेकिन एशिया महादेश में किस साइड, एशिया महादेश। अभी मान लीजिए आपके कॉपी को देखिएगा, तो कॉपी पे 4 गो दिशा, कितना दिशा, 4 गो, लेकिन वर्तमान में सच्चाई में अनुसार से टोटल 10 गो दिशा होती है, टोटल 10 दिशा होती है। सब आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो कभी अच्छा से बता देंगे। तो अब देखिए, तो अभी एशिया महादेश है, तो एशिया एग्जाम्पल तो हम एग्जाम मतलब कि फिगर बनाते हैं। ठीक है, अभी ये आयत है, तो इसमें सबको पता है, एक बिंदु को रख देंगे, तो यहाँ से एक रेखा खींच देंगे, यहाँ से तो इधर हो गया, यही रेखा जो है बड़ा वाला, इससे इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, और नीचे ये जो चीन है ना, इससे नीचे दक्षिण, ऊपर में उत्तर, ये दिशा हुआ। लेकिन अब ये जो मतलब एक आयत और बन रहा है, इसको क्या कर देंगे, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व।
ठीक है। अब ये जो भाग बन रहा है ये किधर आ रहा है, उत्तरी में है, उत्तरी वाला भाग में है, लेकिन किधर, पश्चिम में, इसलिए कहेंगे उत्तर पश्चिम। देख लीजिए कितना दिशा होती है। और एक देखिए अब इस चीन से नीचे दक्षिण आ गया, दक्षिण किधर है, पश्चिम में, तो यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण पश्चिम। यहाँ तक तो क्लियर। अब उसके बाद ये आयत को देखिए, तो एक दक्षिण में है, उसके बाद पूर्व में है, दक्षिण पूर्व। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितना दिशा पूरा, अब गिनते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को पूरा, लेकिन हम तो बोले थे 10, तो 8 को दिशा ये हुआ, और 9वां दिशा ऊपर, 10वां दिशा नीचे, ऊपर और नीचे, तो ये टोटल 10 को दिशा होती है। तो अब वहाँ पे जो इस भाग में अवस्थित रहेगा, क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, या इसमें रहेगा तो दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है, या इधर रहेगा तो दक्षिण पश्चिमी भाग, या ऊपर रहेगा तो उत्तर पश्चिमी भाग। क्लियर हुआ, इस टाइप से। तो अभी जो अपना भारत अवस्थित है, ये सबको पता है एशिया महादेश में स्थित है, लेकिन एशिया महादेश के किस भाग में। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं, एक फिगर आयत बना दिए, इसको मान लीजिए एशिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एशिया तो इसमें मध्य लाइन होगा, एगो इधर से लाइन होगा, तो भारत जो है इस भाग में अवस्थित है, इस भाग में अवस्थित है। और ये बताइए अब भारत किस भाग में अवस्थित है, एक तो पूरब, मतलब कि इधर नीचे दक्षिण हो गया, दक्षिण, ये पूरब, उधर पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्वी भाग में भारत अवस्थित है एशिया के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भारत है, तो अब आपको समझा रहे नीचे, तो दिशा समझ में आ गया। दिशा के बाद अगला टॉपिक है हिंजिन को समझिए अच्छा से। ये भारत देश सबको पता है, ये इंडिया है, क्या है, इंडिया। और इंडिया के बगल में ये नेपाल है, ये भी भारत का भाग है। यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से ये म्यांमार है, म्यांमार है। और ऊपर से ये इस टाइप से चीन है ना। अब यही चीन है, इधर म्यांमार है। तो प्राचीन काल में ये जो म्यांमार है भारत का भाग था, इधर जो है ना, इधर आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। तो अब देखिए प्राचीन काल में भारत कितना बड़ा था, चीन को हम मिटा देते हैं। जो मैप आपको दिख रहा है, प्राचीन काल में इसे भारत ही कहा जाता था, इधर भी था तो बांग्लादेश को भी। तो अब आप सोचिए खुद से कितना बड़ा देश भारत था, लेकिन जब अंग्रेज जा रहा था तो भारत को तोड़ के गया था, बोला जिसको अलग होना है हो सकते हो, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, सब जिसको देश बनाने का मन बनाओ। तो यहाँ पर बांग्लादेश भी अलग हो गया, म्यांमार भी अलग हो गया, इधर पाकिस्तान भी अलग हो गया, तो सब धीरे धीरे अलग होते गया। तो भारत अभी वर्तमान में पाकिस्तान को मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बांग्लादेश को हटा देते हैं। ये भारत का अस्तित्व है, तो प्राचीन काल से चल रहे हैं। तो ये म्यांमार भी इसी का भाग था। यहाँ पर बताए अभी थोड़ी देर पहले ये चीन है। यहीं पर इस टाइप से जो है ना आपका एक देश है, ये एक देश है। तो इसी देश है, बीच में थाईलैंड है, बीच में थाईलैंड है, ये देश है। यहाँ पे चीन है, चीन का सीमा यहाँ तक लग रहा है। ये थाईलैंड है, ये एक देश है, इस टाइप से ऐसे करके। तो अब आप ही लोग सोचिए, ये एशिया के पूर्वी भाग में दक्षिण से अवस्थित है,
यहाँ पर ये देश है जिसको क्या कहते हैं, हिंद चीन, इसी को कहते हैं हिंद चीन। इसी देश का नाम है हिंद चीन। अब समझ में आया कहाँ से हम बताना चाह रहे थे। तो अब ये भारत के बगल में चीन है, उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार के बगल में थाईलैंड है, थाईलैंड के बगल में हिंद चीन है। तो इसका नाम हिंद चीन कैसे पड़ा, इसी को तो इतिहास कहेंगे। ये तो आप भौगोलिक स्थिति चेक पता चल गया कि सच्चाई में हिंद चीन कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। तो अब इसका देखिए इतिहास था कि प्राचीन काल में, अर्थात जो है प्राचीन काल में जो है ना, यहाँ पर मतलब कि वियतनाम, इसी को, इस देश को अभी वर्तमान में 3 गो देश मिलकर हिंद चीन का निर्माण करता है। ये जो बड़ा वाला देश है इसको वियतनाम कर दिया, बड़ा वाला देश को वियतनाम कर दिया, और छोटा वाला देश ये जो है इसको कंबोडिया कर दिया, इसको कंबोडिया कर दिया, और ये जो ऊपर में है इसको लाओस कर दिया, लाओस। ये 3 देश मिलकर मतलब कि हिंद चीन का निर्माण करते थे। तो अब इसका हिंद चीन नाम क्यों पड़ा, तो इस वियतनाम में 2 गो क्षेत्र, एक ऊपर वाला नाम था तोंगकिन, ऊपर वाले क्षेत्र का नाम था तोंगकिन, नीचे वाला का था अनाम। ये दोनों क्षेत्र पर चीन का कब्जा था, पूरा वियतनाम पर, अर्थात ये पूरा वियतनाम पर चीन का कब्जा था। जब चीन के राजा अधिक मजबूत होते थे, शक्तिशाली होते थे, तो चीन का शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाता था। जब चीन के शासक राजा कमजोर होते थे तो ये लोग चीन से आज़ाद करवा लेते थे खुद को। ये स्थिति बार बार चलती रहती थी वियतनाम में। तो अब तो पता चल गया, दिमाग में थोड़ा सा सवाल आता होगा। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे लाओस है, यहाँ पर लाओस है, एक बार दूसरा मार्कर भी चला देते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्षेत्र है ये लाओस है, लाओस हो गया और कंबोडिया हो गया, लाओस और कंबोडिया। ये क्षेत्र पर भारत का राजा, जब यहाँ पर कोई राजा बनता था, ये जाकर इससे होते होते यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था लागू करता था। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना भारत का व्यवस्था लागू हो जाता था, यही रूल चलता था। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे भारत की शासन व्यवस्था लागू होता था तो यहाँ पर भारतीय लोग जाके रहने लगते थे, इधर चीन का शासन व्यवस्था लागू होता था, चीन के लोग रहने लगते थे। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो एक साइड मतलब हिंद चीन के एक साइड बॉर्डर के उस साइड देखिए चीन लोग रह रहे हैं। कौन लोग रह रहे हैं, चीनी लोग, चीन के लोग को चीनी कहा गया, चीनी लोग रह रहे हैं। उसके बाद ये जो हुआ है इस साइड में भारतीय लोग रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, भारतीय। तो इसीलिए चीन के लोग हैं तो यहाँ पे चीन की संस्कृति और सभ्यता होगी, विकसित होगी। चीन के लोग हैं तो चीन की सभ्यता और संस्कृति विकसित होगी। यहाँ पर इस साइड भारत है तो हिंदुस्तान की सभ्यता विकसित होगी। इसीलिए इसका प्राचीन नाम सामूहिक रूप से हिंद चीन रखा गया। इसका सामूहिक नाम प्राचीन काल में जो हिंद चीन रखा गया, प्राचीन काल में नाम इसका। तो समझ में आया। अब आगे देखिए, ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को मिलाकर एक देश का निर्माण किया गया था जिसका नाम था हिंद चीन। तो अब इसमें राष्ट्रवाद कहीं क्यों होगा, कभी कभी तो ये तो अपने हट जाता था राजा, जनता थोड़ा सा हल्ला करता हट जाता था, लेकिन इसमें राष्ट्रवाद होगा क्यों। चैप्टर का नाम क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो राष्ट्रवाद के लिए आंदोलन क्यों होगा, तो इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है आपका। तो अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं सीमा को, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से, ये टोटल का क्षेत्रफल, कुल अगर बात किया जाए क्षेत्रफल का, तो एक्यूरेट 2.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसी को 2.80 मतलब 80 लाख भी लिख सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। इसको लगभग में देखा गया तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ये हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल। तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल माना गया, और इस देश का ये स्थिति था प्राचीन काल में। तो बात आती है
बात आती है जब भारत का राजा यहाँ पर बनते थे तो यहाँ पर अपना कब्जा कर लेता था। जब वहाँ पे चीन का शासक मौजूद रहा तो वह कब्जा कर लेता था। तो आगे बात यह है कि इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये भारत के बारे में पता चल गया। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, तो कहानी शुरू होती है भारत के इतिहास से। भारत का पड़ोसी देश था तो भारत के इतिहास से शुरू होगा, बात तो सही है। तो अब वही बात जो है भारत के इतिहास से कहानी इसका शुरू होता है। हिनचिन नाम कैसे पड़ा, क्लियर हो गया। हिनचिन इसका नाम कैसे पड़ा, क्लियर हो गया। तो अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए जो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। ये हिनचिन नामक देश है, ठीक है। तो इस देश का नाम हिनचिन, हिंदुस्तान की सभ्यता प्लस भारत की सभ्यता दोनों का वहाँ पे साक्ष्य मिला, दोनों का वहाँ पे प्रमाण मिला, तो इसीलिए उसका नाम हिनचिन रखा गया। तो वैसा क्षेत्र जहाँ पर हिंदुस्तान प्लस चीन का सभ्यता और संस्कृति मौजूद है उसे ही हिनचिन कहा गया। तो अब हिनचिन कहा गया, यहाँ तक क्लियर। देखिए हिनचिन में हुआ क्या, तो कहानी शुरू होती है, ध्यान से समझिएगा कि प्राचीन काल में ही एक भारत का राजा है जिसका नाम है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, जिसका नाम है, भारत में एक राजा बनता है जिसका नाम है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। जब ये राजा बनता है तो हिंद चीन के ये क्षेत्र जो क्षेत्र है ना, यहीं पर कंबोडिया इसको कहा गया। तो इसी कंबोडिया में एक मंदिर का निर्माण करता, विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए एक मंदिर का निर्माण करता है जिसका नाम अंकोर वाट है। जिसका नाम क्या है, अंकोर वाट। यहाँ पर भारत का राजा एक मंदिर का निर्माण करता है जिसका नाम है अंकोर वाट। तो अंकोर वाट का मंदिर किसके लिए बनाया गया, कौन भगवान के लिए, तो विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए। विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर कंबोडिया में बनाया गया जिसे भारतीय राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। ये मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में किया गया। ये मंदिर का जो निर्माण किया गया था, अंकोर वाट एक क्या है, मंदिर है, इसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। अब देखिए 12वीं सदी में मंदिर का निर्माण हुआ और इसी समय में कंबोडिया में ही एक राज का स्थापना हुआ। यहाँ पर एक राज का स्थापना हुआ जिसका नाम था कंबुज। एक कंबुज नामक राज का यहाँ पे स्थापना हुआ और ये धर्म का केंद्र बिंदु माना गया। इस राज को यहाँ मतलब कि हिंदू धर्म का केंद्र बिंदु, मतलब धर्म प्रधान राज्य से माना गया। तो उसी समय जब इसे धर्म प्रधान राज्य माना गया तो यहाँ से पूरा धर्म कंट्रोल हो रहा था, ये लाओस में, कंबोडिया में। तो अब सोच सकते हैं जो कि अभी वर्ल्ड का हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। जीके क्वेश्चन बनेगा तो बोलेगा दुनिया का सबसे बड़ा, हिंदुओं में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो अंकोर वाट का मंदिर। कौन मंदिर, अंकोर वाट का। तो अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में हिंदू धर्म को जीवित रखने के लिए। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बाद में यहाँ पे कहानी आगे शुरू होती है कि इसका नाम रखने के बाद सबको पता है कि पहले बीचों बीच एक रास्ता था जिसको कुस्तुनतुनिया का मार्ग कहा जाता था। कुस्तुनतुनिया का मार्ग कहा जाता था। यहाँ पर तुर्की देशों ने
अरब देशों ने, ये थोड़ा सा 9th क्लास का सिलेबस है, लेकिन इसको ध्यान से आप लोग समझिए ताकि अच्छा समझ में आ जाएगा। बैक जाएंगे तब आपको समझ में आएगा शुरुआत कैसे हुई। तो अब यहाँ पे कहानी आती है कि कुछ देश मिलकर इस रास्ता को तोड़ दिया। तोड़ने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो है मतलब कि लुटेरा बन के लूटने लगा, व्यापारी को जो भी संपत्ति लेकर आते थे लूट लेते थे, व्यापारी कहीं नहीं जाने देते थे। ये रास्ता इसके लिए बंद हो गया यूरोप वासियों के लिए। तो अब यूरोप वासियों में ही एक पुर्तगाल के यात्री वास्को डिगामा है, जो कि उससे पहले काफ़ी लोग खोज रहे थे भारत से जुड़ने के लिए रास्ता। तो अब वास्को डिगामा बोले हम ऐसा रास्ता खोजेंगे जिस पे कोई अपना कब्जा नहीं करेगा। तो इसीलिए वास्को डिगामा आते आते मतलब कि पूरा समुंदर को पार करते हुए, जैसे गाना निकला है 7 समुंदर पार, तो उसी प्रकार से ये जो समुंदर को पार करते हुए यहाँ पे आके पहुँचा। ये केरल राज्य है, इसी में कालीकट एक जगह है, कालीकट के बंदरगाह पे यहाँ पे राजा मतलब कि वास्को डिगामा पहुंचा और यहाँ के राजा जेमोरिन ने इसका जो है ना मान सम्मान काफ़ी अच्छा से किया। जब ये रास्ता खोज लिया तो उसके बाद इसके पीछे पीछे पुर्तगाल के पीछे पीछे स्पेन आया, भारत स्पेन आया, डच आया, उसके बाद डच के आने के बाद जो है फ्रांस आया, उससे पहले ही इंग्लैंड आया, उसके बाद यहाँ पर फ्रांस आया। ये थी कंपनियों की कहानी। तो अब टोटल जो लगभग इतना कंपनी भारत में आ चुके थे, लास्ट में कौन आया? फ्रांस। तो जैसे अब बताइए ये सब जो आया था ये सब व्यापारी करके चला जाता था, ये सब व्यापारी करके चला जाता था, व्यापारी करता था चला जाता था, ये सब रुका नहीं। लेकिन इंग्लैंड जो आया, इन्होंने सोचा जब इतना संपत्ति भारत देश को है, इधर है, तो हम काहे नहीं इधर व्यापारी करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर इंग्लैंड आके बस कुछ मतलब कि यहाँ पर रुक के व्यापारी करने लगा, कुछ कुछ क्षेत्रों में रुक के व्यापारी करने लगा। अब यहाँ पे चीन को भी व्यापारी करने लगा, यहाँ पर म्यांमार तो था, ये अभी बताए थे, तो म्यांमार में व्यापारी करने लगा। तो बाद में हुआ क्या, इतना जगह व्यापारी करने लगा, तो बाद में फ्रांस दौड़ रहा है, देखा इंग्लैंड है तो व्यापारी करने गया, कुछ टाइम व्यापारी करने दिया, बाद में इसे मतलब कि इंग्लैंड भगा दिया, बोला तुम व्यापारी कर सकते हो लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, तुमको रुकने की इजाज़त नहीं है। तो इन्हें काफ़ी तकलीफ पहुँचा फ्रांस को, ये फ्रांस जो है इसको काफ़ी तकलीफ पहुँचा, सो हमको रोक दिया। तो यही फ्रांस ने क्या किया, अब सोच रहा है कि मतलब कि हम ऐसा देश खोजो जहाँ से हम भारत में व्यापार कर सकते हैं और इसके पड़ोस जो चीन है ना, ये चीन में व्यापारी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ तक है चीन में व्यापारी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बोला ठीक है खोजते हैं। तो खोजते खोजते भारत का खोज कब हुआ है? 1498। भारत का खोज नहीं, भारत से जुड़ने के लिए समुद्री मार्ग का खोज 1498 में हुआ है। और फ्रांसीसियों ने जगह खोज लिया 1498। देखिए 1498 अर्थात 15वीं शताब्दी खत्म, 15वीं शताब्दी खत्म। 15वीं शताब्दी जैसे खत्म होता है तो यहाँ से 1510 ईस्वी आता है, अर्थात 16वीं शताब्दी। तो फ्रांसीसियों ने यहाँ से चल कर बोला ये भी तो इंडिया लग रहा है, चलो इसमें घुस जाओ, आके इसमें घुस गया। यहीं पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्षेत्र है, एक बार हम सबको इरेज कर देते हैं, फिर से मैप बनाते हैं, तब आगे अच्छा से पढ़ेंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। जब इंग्लैंड वालों ने, डच वालों ने फ्रांस को व्यापारी करने भारत में नहीं दिया, इसको जब व्यापारी करने भारत में नहीं दिया, तब इन्होंने आके एक देश खोजा, तब इन्होंने आकर एक देश खोजा, देश का खोज किया।
एक देश का खोज किया जिसका नाम हिनचिन था। अब देखिए इस देश में आया तो यहाँ पर इस देश पहुँचा, देश में पहुँचने के बाद इन्होंने देखा ये कौन सा देश है, हिंदचीन। कौन सा देश है, हिंदचीन। जब यह देश आया तो इन्होंने कब आया, 15वीं से 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी जैसे आया तो उस समय भारतीय राजा का प्रभाव खत्म हो चुका था, यहाँ पर उसका वंश शासन करना खत्म हो चुका था, शासन व्यवस्था भारत के हाथ से छूट गया था। तो अब यहाँ पर फ्रांस क्या किया, इधर 1510 ईस्वी में यहाँ पर आया, उससे पहले भी आया था 1510 से पहले भी। तो यहाँ पर 1510 में यहीं पर एक क्षेत्र है, ठीक है, इसका नाम है मलक्का। क्या नाम है, मलक्का। इसी मलक्का क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने मलक्का क्षेत्र को 1510 ईस्वी में व्यापार का केंद्र बनाया। तो बताइए 1510 ईस्वी में पहली बार हिंदचीन में पहली बार फ्रांसीसियों ने कहाँ पे कदम रखा, मलक्का नामक क्षेत्र में। तो मलक्का नामक क्षेत्र को पहली बार 1510 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र बनाया, यहीं से व्यापार करता था इसी देश में, इधर नहीं आता था। तो हुआ क्या, कुछ दिन तक व्यापारी किया, तो उनके बाद अब बताइए कोई व्यापारी आप कीजिएगा तो कितना, एक तो सोचिए यहाँ से फ्रांस इस साइड आएगा लास्ट छोर पे, तब सामान लेके जाएगा, इसको कितना खर्च पकड़ेगा। ये सोचा जिस तरह इंग्लैंड अपना कंपनी खोल रखा है भारत में, उसी तरह हम यहाँ कंपनी खोल ले। क्या इतना जल्दी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 1510 में व्यापारिक केंद्र बनाया मलक्का क्षेत्र में, मलक्का नामक क्षेत्र में व्यापारिक केंद्र बनाया। और अगला बात आता है कि 17वीं शताब्दी में तो इन्होंने क्या किया, सोचा अब इसको हम उपनिवेश बना लेते हैं। क्या करते हैं, अपना उपनिवेश बना लेते हैं। ये आपका मतलब कि हिंदचीन का इतिहास खत्म होता है। अब यहाँ से उपनिवेश की कहानी शुरू होती है। तो उपनिवेश स्थापना करने का इसका उद्देश्य था, फ्रांस का उद्देश्य था कि उपनिवेश इसको बना लेते हैं। तो क्यों उपनिवेश बनाएगा, इसका उद्देश्य क्या था। तो इन्होंने पहली बार सोचा कि यह एक ऐसा देश है जहाँ से हम चीन को भी देख सकते हैं, चीन में व्यापारी कर सकते हैं, और भारत में भी आके व्यापारी कर सकते हैं। ये मेरा एगो पॉइंट हुआ, इधर भी व्यापारी कर सकते हैं और उधर भी व्यापारी कर सकते हैं, ये सोच रहा है फ्रांस, ठीक है। तो अब देखिए ये इधर चीन भी देख लेगा, इधर भारत को भी देख लेगा। तो पहला उद्देश्य इसका था कि हम ब्रिटिश और डच, ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड और डच दोनों कंपनी के साथ व्यापारिक कंपटीशन करना है। क्या करना है, व्यापारिक कंपटीशन। दोनों जो बिजनेस कर रहा है इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है। तो व्यापारिक कंपटीशन करके हम इसके बराबर में आएंगे या तो उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए पहला इसका उद्देश्य था यहाँ पर व्यापारिक कंपटीशन करना है। और इसका दूसरा उद्देश्य था कि हिंदचीन में जब आएंगे यहाँ से हम भारत में भी बिजनेस कर सकते हैं और चीन में भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। तीसरा इसका उद्देश्य था कि कोई भी चीज़ का उत्पादन, मतलब कि कोई भी चीज़ का निर्माण करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल तौर पे बाइकें बनाना है, बाइक का निर्माण करना है, या कोई साधने का निर्माण करना है, तो उसके लिए तो कच्चा पदार्थ चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल के लिए सोचा अगर हम इसे उपनिवेश बना लेते हैं तो कच्चा माल का प्राप्ति हमको यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे हम नया वस्तु बना लेंगे, नया वस्तु बनाने के बाद हम इसको बेच देंगे जाके दूसरी जगह। तो तीसरा उद्देश्य हुआ। चौथा उद्देश्य था कि यहाँ पर जो है ना हमको बाजार उपलब्ध हो जाएगा, एक अपना स्पेशल बाजार। यहाँ पर अगर कोई चीज़ का ज़्यादा बिकेगा, कोई चीज़ का ज़्यादा सेल होगा, कोई चीज़ का ज़्यादा सेल होगा, तो ये ज़्यादा जो सेल होगा ना, तो वहाँ पर जो है ना तो व्यापारी अपना बाजार बनाएंगे, दूसरे से टैक्स लेंगे, ये कारण था। और पांचवा उद्देश्य था कि उसके बाद जो है ना
ये यूरोप वाले खुद को सभ्य समझते थे। यूरोप वाले जो है खुद को सभ्य समझते थे। सोचता था पूर्वी देश जो है ना वह सभ्य अर्थात गवार है, उसको सभ्य बनाना है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इतना उद्देश्य की वजह से इन्होंने क्या किया, इस पे आक्रमण, मतलब कि इस पे आके बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो 1510 में मलक्का को क्या कहते हैं, व्यापारिक केंद्र बनाकर बिजनेस करना आरंभ किया। जैसे ये कौन सदी है, 1510 16वीं सदी है, तो इतना जल्दी कब्जा करने नहीं देगा, इसी को कब्जा करने में 400 साल लग जाएगा। पूरा अंतिम रूप से कब्जा करने में 400 साल लगेगा। शुरुआत कहाँ से, 1500 से हुआ है ना, आप लोग खुद जोड़ लीजिएगा अंतिम में। तो 16वीं सदी में शुरुआत करता है 1510 से। अब देखिए 16वीं सदी के बाद 17वीं सदी में, 17वीं सदी में क्या करता है, अधिकतर व्यापारी के साथ पादरी भी आके इसमें आ जाता है। व्यापारी के साथ पादरी भी आके घुस जाता है हिंद चीन में। जब पादरी घुसता है हिंद चीन में तो इन्होंने क्या किया, व्यापारी तो सब करता ही था, कुछ व्यापारी भी करते थे, तो बिजनेस तो करते ही थे। इन्होंने क्या किया, जाके इस क्षेत्र में जो है ना पादरी धर्म किसी का परिवर्तन करवाने लगा, जबरदस्ती होता है ना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने लगा। तो बात आई 1700 से, उतना मतलब कि प्रचलित नहीं था कि पादरी सही में धर्म परिवर्तन करा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे कर रहा था। तो बात आई 1747 की, अर्थात 18वीं सदी में। तो 1747 ईस्वी में फ्रांस जो है इसी क्षेत्र में, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है या तो क्षेत्र है जिसका नाम है कोचीन चीन। कोचीन चीन, तो इसके शासक को से संधि किया। कोचीन चीन के शासक से 1747 में संधि किया। संधि करने के बाद अब यहाँ से अधिक व्यापारी जाने लगा, आने लगा। फ्रांसीसियों को कोई रोक नहीं था, क्योंकि बोला व्यापारी करेगा। कोचीन चीन का शासक बोला व्यापारी करना है, ठीक है जाके करो, हमको क्या दिक्कत है, इसको टैक्स मिलता था, कोई दिक्कत नहीं था। तो कोचीन चीन से संधि करके व्यापारी करना आरंभ कर देता है। जैसे व्यापारी करता है, अब देखिए आगे 1747 में संधि करता है। कब संधि करता है, 1747 में। 1747 में संधि किया और जाके 1787 की बात आती है। कब की बात आती है, 1787 की। तो 1787 में इन्होंने क्या किया, आकर है यहाँ पर तोकिन एगो क्षेत्र है, इस मतलब कि उत्तरी वियतनाम में एक तोकिन क्षेत्र है, तोकिन क्षेत्र, यहाँ पे अपना सेना उतार दिया, अपना सैनिक को उतार दिया। तो फ्रांस अपनी जिंदगी में पहली बार हिंद चीन के तोकिन क्षेत्र में कब सैनिक उतारा, 1787 में। जैसे देखिए 1787 में सैनिक उतारा, 2 साल ऐड कीजिएगा 1789 में, 1789 में फ्रांस में क्रांति हो जाता है। ये कारण नहीं था कि इसी कारण क्रांति हो, क्रांति दूसरे कारण फ्रांस में होता है, लेकिन जोड़ कर आप लोग को इसलिए बताता कि याद रहे। तो फ्रांसीसी क्रांति के 2 साल पहले फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपनी सेना को उतार दिया। सेना को उतार कर थोड़ा सा छोटा सा क्षेत्र में रहता था उसका सेना, क्योंकि यहाँ पे पानी ही है, इधर पानी ही है, ठीक है, इधर ये पानी ही है। ये मतलब थाईलैंड यहाँ पर है, यहाँ पर जो है मतलब थाईलैंड है, यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार है। तो लाओस एक ऐसा देश है जिसका चारों साइड जो है ना स्थल से घिरा हुआ है, चारों साइड स्थल से घिरा हुआ है, नहीं तो बाकी देश जो है पानी से घिरा रहता है, बगल में कहीं ना कहीं पानी रहता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर देखिए इन्होंने सैनिक को जाके बुला लिया। सैनिक को बुलाने के बाद पादरी क्या करने लगा, सोचा अब मेरा सैनिक आ गया तो डर किस बात का, जब मेरा सैनिक आ गया तो डर किस बात का। तो इन्होंने निडर होके धर्म परिवर्तन में वृद्धि कर दिया, काफ़ी अचानक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने लगा। तो 1787 के बाद 1862 आते आते, 1787 के बाद 1862 आते आते जो है ना, 1862 में अधिकतर लोगों को, 1862 में अधिकतर लोगों को ये पता चल गया कि फ्रांसीसियों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है। तो इन्होंने
धर्म फ्रांसीसी पादरी को रोकने के लिए ईसाई धर्म था फ्रांस, ये भारत में तो मतलब हिंद चीन में तो सभी धर्म था, हिंदू हो गया, चीन अलग हो गया, जो भी धर्म रहे, तो ये सब ईसाई धर्म बनाने लग गया। तो अब यहाँ के लोग 1862 में हल्ला किया, जो आंदोलन किया तो उसका नाम था उग्र आंदोलन, उग्र आंदोलन। तो 1862 में उग्र आंदोलन किया और 1862 में ही फ्रांस ने क्या किया, मतलब कि अन्नाम क्षेत्र में, अन्नाम क्षेत्र कहाँ के जनता हल्ला किया, तो अन्नाम क्षेत्र का, इसका नाम है अन्नाम, इसका नाम क्या है, अन्नाम। तो इस क्षेत्र के जनता ने 1862 में फ्रांसीसी पादरी के खिलाफ हल्ला करता है। तो 1862 में अन्नाम के शासक को सैनिक के बल पे, मतलब सेना के बल पे संधि करने के लिए बाध्य कर देता है, डरा देता है, अगर तुम संधि नहीं किया ये क्षेत्र तो हम ले ही लेंगे, तुम्हारे पास यह भी नहीं रहेगा। तो संधि किया कि तुम कुछ नहीं कहेगा, जो हम व्यापारी करें से व्यापारी करके चले जाएंगे। तो अब आप सोच लीजिए 1862 में अन्नाम से संधि किया, तो अब यहाँ पे अन्नाम के लिए स्पेशल यहाँ के शासक के लिए क्षेत्र रहा नहीं रहा, फ्रांस आके इस क्षेत्र में आ गया। सबसे पहले तो कोचीन पे अपना मतलब प्रभाव जमाया था, कोचीन पे अपना प्रभाव जमाया था। उसके बाद आके अन्नाम को अपने क्षेत्र में मिला लिया, अन्नाम को मतलब वियतनाम के आधा भाग को अपना क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद अगला देखिए 1862 के बाद 1863 में, 1862 के बाद 1863 में जो है ना, ये कंबोडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया, कंबोडिया पे कंट्रोल करने लगा फ्रांस। तो अब बताइए, आधा तो हिंद चीन को कंट्रोल में ले लिया, आधा हिंद चीन से कंट्रोल में आ गया। तो बात रही अब यहाँ पे आगे 1763 के बाद ये आपका 19वीं शताब्दी खत्म, 19वीं शताब्दी खत्म। तो आती है 1862 हुआ, 1863 हुआ। उसके बुक में जो आपको यहाँ पर 1700 आगे जो है यहाँ पर 1883 होगा, ठीक है, आगे 1883 होगा, लेकिन बुक में 1783 दिया है, तो बुक में आप सही कर लीजिएगा, 1783 नहीं होगा, ये गलत है, बुक में ईस्वी दिया हुआ, आप 7 को 8 बना दीजिएगा। तो अब देखिए, तो 1883 में यही फ्रांसीसियों ने क्या किया, हेज क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, इस पे कब्जा किया। जैसे 19वीं शताब्दी चल रहा है, कौन शताब्दी चल रहा है, 19वीं शताब्दी को खत्म होते मतलब कि होते होते इस क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया, यहाँ पर भी कब्जा कर लिया। तो अब आप ही बताइए, जैसे 20वीं सदी आरंभ होगा, अर्थात 1900 ईस्वी जैसे चालू होगा, तब तक में पूरा संपूर्ण हिंद चीन को अपने अधिकार में कर लेता है, कौन, फ्रांस। तो अब देखिए ये अपने अधिकार में कैसे किया, अपने अधिकार में कैसे किया, उपनिवेश कैसे स्थापना किया, अब इसको अपना उपनिवेश बना लेता है। तो आगे जो देखिए यहाँ तक तो इसको अपना उपनिवेश बना लिया, ठीक है। अब उपनिवेश बनाने के बाद क्या कांड करेगा, क्या घटना करेगा, इस सब चीज को अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ अच्छा से समझे होंगे। अगर किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मतलब कि लेक्चर और क्लास को ख़त्म करते काफ़ी टाइम भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो किस प्रकार से फ्रांस इसको अपने कब्जा में लिया, तो फ्रांस अब इसको कब्जा कब, 20वीं सदी में लिया। तो अब आप ही से बताते हैं फ्रांस कितने देर में हिंद चीन को अपना प्रभाव किया। तो यहाँ पर जो है 15वीं शताब्दी में शुरू करता है, 16वीं शताब्दी में, एक शताब्दी में 100 साल, तो 20वीं शताब्दी शुरू होता है, तो टोटल 400 साल लगा कि नहीं लगा, भले उसमें कुछ माइनस कर दीजिए, 400 साल लगा इसको इस पर कंट्रोल करने में, पूरा अब ये नियंत्रण में ले लिया। आगे क्या करेगा, मजदूर का क्या हाल करेगा, महिला का क्या हाल करेगा, अमीर लोग का क्या हाल करेगा, सब कुछ आगे अगला क्लास में
बात करते हैं, पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगला क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत?